ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कोरोना की दूसरी लहर जो है थमती नजर आ रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि खतरा बिल्कुल टल चुका है। खतरा अभी भी बरकरार है। लगातार खबरें आ रही हैं। WHO की बात करें तो लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, चेतावनी जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके अलग अलग वेरिएंट्स का हमें सामना करना पड़े। तो इसलिए अभी भी जो है खतरा बना ही हुआ है, हालांकि थोड़ा सा कम है। तो जितने भी व्यवहार आपको कोरोना के खिलाफ सिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जो भी आपने अपनाए हैं, वो आपको बना के ही रखने हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी यथास्थिति है, उनकी वैसे ही बने हुए हैं, जहन में वैसे ही जिज्ञासाएं हैं। इन्हीं के चलते आपके सवालों का जवाब ढूंढ के लाते हैं, आपकी जिज्ञासाएं शांत करते हैं हम। हमारे साथ होते हैं विशेषज्ञ। जैसा कि अभी आपने सुना, आज हमारे साथ सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। डॉक्टर वेद, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद। श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर, और एक नंबर और है जिस पे आप फोन कर सकते हैं 23314444। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो इस नंबर से पहले 011 जरूर लगाएं। डॉक्टर वेद, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो थमती हुई नजर आ रही है पूरे देश भर में, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यदा कदा कहीं ना कहीं अभी भी कोरोना के केसेस आ ही रखे हैं, और जिस तरह से एक चर्चा है कि तीसरी लहर की चर्चा है, कोरोना जो है अपना रूप बदल रहा है, नए वेरिएंट आ रहे हैं, ऐसे में कब तक हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी ये वायरसेस हैं, स्पेशली जो पैंडेमिक्स वाले हैं, ये इनको हम बोलते हैं वेव्स में आते हैं। तो ये वेव्स क्यों होते हैं? जैसे पहली वेव आई तो फिर लॉकडाउन रहा, और जैसे ही लॉकडाउन हमने रिलीज किया तो फिर दूसरी वेव आई। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि देखिए वायरस तो है, अभी भी वो वायरस इस देश में मौजूद है और पूरे वर्ल्ड में मौजूद है। हाँ, जब ये हम लॉकडाउन करते हैं तो केसेस कम हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब केसेस बिल्कुल खत्म हो गए। और जैसे ही हम लॉकडाउन, जैसे आज की स्थिति है, हमने लॉकडाउन प्राय सभी जगह से बहुत कुछ कम कर दिया है या खत्म कर दिया है, तो थर्ड वेव आने की संभावना रहती है। ये इसके प्रेडिक्शन हम सुनते रहते हैं, कई साइंटिस्ट प्रेडिक्शन करते हैं, कई ज्योतिषी प्रेडिक्शन करते हैं, बट एक सिंपल समझ लीजिए, साइंस ये कहती है कि इसी तरह का वायरस था जो पहले 100 साल पहले हुआ था, जिसको कि स्पेनिश फ्लू कहते हैं। तो वो 2 साल रहा था और बार बार ऐसे वेव्स में आता था। तो एक चीज सिंपल सब लोगों को जान लेना चाहिए कि वायरस अभी भी मौजूद है, और हम ही लोग बनाएंगे तीसरी वेव या चौथी वेव। यदि हम जो प्रिकॉशंस हम लोगों ने सीख रखे हैं, वो प्रिकॉशंस मेरे ख्याल से सभी को मालूम है, चाहे वो हाथ धोने की बात हो, चाहे मास्क लगाने की बात हो, चाहे फिर 2 गज दूरी की बनाने की बात हो। यदि हम उसको लगातार उन चीजों को रखेंगे तो ये वेव आएगी, बट कम आएगी। बट हम बहुत ही रिलैक्स रहेंगे तो फिर हम ज्यादा परेशानी में फंसेंगे। जी डॉक्टर वेद, अब यहाँ पे एक सवाल जहन में आता है, तीसरी वेव ना आने में वैक्सीन की क्या भूमिका है? देखिए, ये तो सवाल सबसे जिसे कहते हैं, ये हम सबका आशा है कि वेव ना आए, और इसके लिए पूरे प्रयत्न जारी हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रयत्न है, सबसे बड़ा प्रयत्न है, वो है वैक्सीनेशन। देखिए, वैक्सीनेशन सिर्फ इस बीमारी के लिए नहीं है, ये तो साइंस है, जादू नहीं है।
आपने पोलियो देखा, आपने स्मॉल पॉक्स देखा, पूरे गांव के गांव मैंने देखा है। मैं मेडिकल कॉलेज में जब था आज करीब 40 साल पहले, तो मैंने ये देखा करता था कि गांव के गांव में स्मॉल पॉक्स फैली हुई है, लोग अंधे हो गए, लोगों की स्किन खराब हो गई। अब कोई नहीं है, क्योंकि वैक्सीन एक बहुत इस्टेब्लिश साइंस है। हाँ, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन हो सकती हैं। यदि हम वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर सकें, तो यदि थर्ड वेव आती भी है तो बहुत माइल्ड होगी और उसका असर लंग्स पे बहुत कम होगा। यही हमारा अभिप्राय भी है, यही हमारा उद्देश्य भी है कि हम वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकें। और इसका इतिहास है हमारे पास। आज हमारे पास पोलियो का कोई केस नहीं है और कोई स्मॉल पॉक्स का केस नहीं है। ऐसा नहीं कि वायरस नहीं है, वायरस है बट बीमारी नहीं है। जी डॉक्टर, सोशल मीडिया से भी हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं। सोशल मीडिया से रणविजय हैं, उनका एक प्रश्न है। ये पूछना चाहते हैं कि सैनिटाइजर यूज करने के बाद उसका असर कितनी देर तक रहता है, और आगे कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर हाथ लगाते हैं तो क्या उसका असर खत्म हो जाता है? जैसे हमने सैनिटाइजर यूज किया, सैनिटाइजर पे जी देखिए, बेसिकली कोई भी अल्कोहल है, ये 60% अल्कोहल है जी। तो उसको सैनिटाइजर कहा गया है कि जो आइडियल सैनिटाइजर है वो 60% अल्कोहल है। जनरली सैनिटाइजर जैसे अल्कोहल एवापोरेट होती है, ऐसे सैनिटाइजर भी एवापोरेट होता है। तो ये समझ लीजिए कि करीब इसका असर करीब 5 से 10 मिनट जरूर रहता है। और जब आप सैनिटाइज कर लेते हैं हाथ को, तो जब तक आपने कोई कोरोना से वाली चीज नहीं छू ली है तो आपका हाथ सैनिटाइज ही रहेगा। अब मेरा मतलब है, एक बार आपने यदि हाथ को सैनिटाइज कर लिया तो सैनिटाइज ही रहेगा जब तक आप फिर से कोई ऐसी सरफेस को नहीं छू लेते। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शुरू में कोरोना हुआ तो इसको लेके काफी ये था कि हम यदि टेबल छू लेंगे तो कोरोना हो जाएगा, यदि हम हैंडल छू लेंगे तो कोरोना हो जाएगा, और यदि बैंक से नोट लाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। बाद में ये पाया गया कि सरफेस पे वायरस होता तो है बट उसकी जो वायरल लोड है बहुत कम होता है। तो जनरली वायरस सरफेस से फैलने का चांसेस बहुत कम होते हैं। फैलने का एक ही सबसे बड़ा कारण है कि यदि फेस टू फेस बिना मास्क के जब किसी से बात करते हैं तो वो ज्यादा फैलने के वो रहता है, सरफेस से बहुत कम होता है। जी डॉक्टर, सैनिटाइजर का विकल्प क्या हो सकता है? अगर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या ऑफिस में हैं तो हम क्या ऐसा विकल्प हम ले सकते हैं सैनिटाइजर का, हम चाहे कम से कम उसका उपयोग करें? देखिए, मैं तो हमेशा एक साबुन लिए रहता हूं। आप साबुन से अच्छा कोई नहीं है। आप साबुन को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप साबुन और सैनिटाइजर, ये दो चीजें हैं जो कि रिसर्च में प्रूवन है कि वायरस को पूर्णतः आपके हाथ से या सरफेस से खत्म कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि यूज में लाना चाहिए। जी डॉक्टर, जब वायरल लोड बढ़ रहा था, जब केसेस ज्यादा आ रहे थे, तब लोगों ने डबल मास्किंग शुरू कर दी थी और कुछ लोग अभी भी डबल मास्किंग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सिंगल मास्क पर आ गए हैं। ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है? अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मास्क पे बहुत रिसर्च हुई क्योंकि देखिए, मेरे ख्याल से हमारी कंट्री में ये पहली बार ऐसा वायरस आया है। बट इसके पहले जो H1N1 वायरस था या इबोला वायरस था, तो वो जो कंट्रीज इस पे जो इससे लड़ रहे थे, उन्होंने काफी रिसर्च किया कि भाई एक तो कॉटन वाला मास्क है, मीन जैसे आप गमछा लगा लेते हैं तो एक कॉटन वाला मास्क हो गया। एक मास्क आपने देखा होगा डबल या ट्रिपल लेयर मास्क जिसे कहते हैं सर्जिकल मास्क जी। और एक आपने सुना होगा कि N95 मास्क। तो ये बेसिकली ग्रेडेशंस हैं। ग्रेडेशंस का मतलब सबसे इफेक्टिव मास्क तो है जो आप N95 यूज करते हैं।
फिर सर्जिकल मास्क जो हम लोग मास्क, तो नॉर्मली जो एक्टिविटी है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैं घर में रहता हूँ कभी और कोई आ जाता है तो कॉटन मास्क यूज करता हूँ, बट जब जहां जाता हूँ बाजार में तो वो ट्रिपल लेयर मास्क यूज करता हूँ। तो ये बात तो पक्की है कि आप एक मास्क की जगह यदि 2 मास्क लगाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। जी डॉक्टर, हम इस पे चर्चा अपनी आगे जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपको बहुत जी, क्या पूछना चाहती हैं रिंकी जी? बिल्कुल पूछेंगे डॉक्टर सर या मोइन, कोई भी हूँ आपके साथ, तो पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जी नमस्कार। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप देख रहे 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, बस ऐसे भी डेल्टा प्लस भी आ चुका है भारत में। तो सर ऐसी स्थिति में जिस तरह हमारे जो नन्हे बच्चे हैं, बस ऐसे गांव में तो प्रॉपर सब कुछ सही रहता है, लेकिन शहर में जो छोटे गांव में रहते हैं वो अपने बच्चों को कैसे घर में रखें, कैसे संभाले, और उनकी मानसिक भी कैसा प्रभाव पड़ता है और उनकी जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसा होता है, थोड़ा इससे सर्विस बताएंगे। जी डॉक्टर वेद। हाँ, देखिए, आप एक तो ये समझ लीजिए कि बच्चों को भी फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में, और चाहे अभी थर्ड वेव हो, चाहे डेल्टा प्लस आता है, तो बच्चों को ये पाया गया है कि बच्चों को इन्फेक्शन तो होता है, बट उनके इतने सिम्टम्स नहीं होते जितना कि एडल्ट्स को होते हैं, और उनके जो लंग्स हैं, जो उनके फेफड़े हैं, उसमें इतने रिसेप्टर्स नहीं होते, तो वायरस लंग्स को इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं करता। इसलिए हमने फर्स्ट वेव में भी देखा और सेकेंड वेव में भी देखा कि बच्चे बहुत कम सीरियस पेशेंट्स आए, और बाद में जब सीरो सर्वे किया गया तो ये पाया गया, पहले तो हम ये सोचते थे कि शायद बच्चों को अफेक्ट नहीं हो रहा, बट बाद में पता पड़ा नहीं, बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। इसका मतलब है कि बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है, बट उनको सिम्टम्स नहीं हुए हैं और उनको लंग्स में भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि बच्चों को बीमारी तो होगी, बट वो इतना सीरियस नहीं होगी। और अब तो वैक्सीन के ट्रायल, जितने वैक्सीन हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे और वैक्सीन हो, सब जगह, अमेरिका में भी, हमारे यहाँ भी करीब 10-10 जगह ट्रायल बच्चों के ऊपर चल रहे हैं, तो तब तक हम बच्चों को वैक्सीनेट भी कर लेंगे। जी, लेकिन डॉक्टर, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट होना है, हमें वही एहतियाती उपाय बरतने होंगे। बिल्कुल, वैक्सीन के बाद भी उतने ही उपाय हमें रखना पड़ेंगे, तब हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बेंगलोर से श्रीकांत। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह कहते हैं कि ये वायरस शरीर में 8 से 9 दिन के बाद खत्म हो जाता है, तो क्या इसके खत्म होने के तरीके को पता लगाया जाए तो शायद इसको 2 या 3 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। जी हाँ, देखिए, एक नेचुरल हिस्ट्री है हर चीज की। कोई कहता है कि भाई यदि आपने 10 तरह के बैक्टीरिया ले लिए और 10 तरह के वायरस ले लिए, तो आपको लगता है कि भाई ये मलेरिया पैरासाइट है और ये बॉडी में इतनी जल्दी, ये रिसर्च किया गया है कि मलेरिया कितने दिन में बॉडी से खत्म हो जाता है। ऐसे ही इस तरह पता लगा, जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी सुना भी होगा कि किसी से पूछे कि साहब मुझे जुकाम हो गया है, आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना की, पहले पुराने जमाने में, कि आप कहेंगे साहब जुकाम हो गया है, तो डॉक्टर भी बोलता था इसकी कोई दवाई नहीं है, आप दवाई लेंगे तो ये 7 दिन में ठीक होगा और नहीं लेंगे तो 1 हफ्ते में। इसका मतलब है कि हर वायरस का एक पीरियड है। इस तरह ही कोरोना वायरस पे जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि 7-8 दिन के अंदर ये वायरस धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो जाता है। लेकिन डॉक्टर, बॉडी पे जो 7 दिन के अंदर ये असर छोड़ जाता है, क्या उसका इलाज किया जाता है फिर? नहीं, देखिए, 2 तरह से होता है। समझ लीजिए आपके पास 100 केसेस हैं, 100 केसेस हैं, तो 100 केसेस में से करीब 80 to 90% लोग, वायरस तो आएगा आपके पास,
बट आपको पता भी नहीं चलेगा, एसिम्प्टोमेटिक होंगे, आपको सिम्टम्स ही नहीं होंगे, तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपको वायरस आया है। अबाउट 7 to 8% लोगों में सिम्टम्स आएंगे और वो ज्यादा उनको फीवर भी आएगा, उनको जो जो सिम्टम्स हमने देखा है, खांसी भी आएगी, जुकाम भी होगा, जॉइंट्स पेन भी होंगे, बॉडी एक भी होगा, सेंस ऑफ स्मेल भी होगा, और 1% लोग बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो ये वायरस 70 to 80% केसेस में आपके पास आएगा और चला जाएगा 7-8-10 दिन में। बट कुछ लोग ऐसे होंगे कि वायरस आपके ऊपर जीत लेता है और आपको सिम्टम्स भी आते हैं और आपको तरह तरह की समस्याएं आती हैं, और 1-8% में आपके लंग्स में जाके आपको सीरियस कर सकता है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बिलासपुर से प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं प्रदीप जी? सर मेरा कॉल नहीं काटिएगा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे मेरे को 3 महीना हो गया सर रिकवरी हुई, लेकिन मेरा टेस्ट और स्मेल कब आएगी सर? और दूसरी सवाल है सर, क्या इस विषय में कुछ मेडिसिन लेना चाहिए और नाक कान गले वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए? जी, डॉक्टर वेद। जी हाँ, इसको देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स, मतलब कोविड के बाद की बीमारी, यदि हिंदी में इसको समझा जाए तो ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक्यूट पोस्ट कोविड एक्यूट सिंड्रोम्स हैं और क्रॉनिक सिंड्रोम्स हैं। इसमें तो खैर नॉमेनक्लेचर में ना जाया जाए, ये सुन लिया जाए कि कम से कम 3 महीने तक हम इसको एक्यूट बोलते हैं और 3 महीने के बाद क्रॉनिक बोलते हैं। इसका मतलब कोविड हुआ तो ज्यादातर लोग कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे, कुछ लोगों को होगा जो 3 महीने तक कुछ ना कुछ होता रहेगा और 3 महीने के बाद भी हो सकता है। और इनफैक्ट आज ही का पेपर मैं पढ़ रहा था, कोई साइंटिफिक पेपर, कि जो बॉडी के सेल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनमें थोड़े अफेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए आपको कभी कभी कई पेशेंट बोलते हैं कि साहब मुझे बहुत थकान रहती है, कई बात बोलते हैं कि साहब मुझे याद नहीं रहता, मुझे आंख में दर्द रहता है। तो ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स में आते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। हम ये जरूर बोलते हैं कि आप अच्छा खाइए, बैलेंस खाइए, अल्कोहल का सेवन मत कीजिए, सिगरेट मत पीजिए, बाय एंड लार्ज अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यदि नहीं ठीक हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। समझ लीजिए कोई बोले कि मुझे सांस भर रही है डॉक्टर साहब और मैं कोविड तो मुझे 3 महीने हो गया, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि लंग में फाइब्रोसिस तो नहीं हो रही, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, तो एक लोकल फिजिशियन को दिखाना चाहिए, अदरवाइज ठीक हो जाएंगे। जी, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आइए अब सीधा उड़ीसा का रुख करते हैं, वहां से गोविंद चंद्रा जी इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के साथ। गोविंद जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार। मैं उड़ीसा से हूँ सर, गोविंद चंद्र सराफ। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं गोविंद जी? मेरा सवाल यही है, जो यानी कि जो 18 से पहले वाले जो बच्चों के लिए कोरोना दिया जाएगा, वो कब तक दिया जाएगा? और पहला जो बच्चों के लिए जो कितने उम्र से कोरोना टीका शुरू हो जाता है, कितने उम्र के बाद कोरोना टीका लगाया जा सकेगा बच्चों के लिए सर? डॉक्टर ये एक आम जी कहिए। हेलो। हाँ, तो आपने ये पूछा है कि बच्चों का टीका कब शुरू किया जाएगा, तो उसका जो सिंपल आंसर यही है कि जब ट्रायल खत्म हो जाएगा। 10 जगह ट्रायल चल रहे हैं, आपने सुना होगा, एम्स पटना में, नागपुर में और आपके एम्स में, दिल्ली में और कई जगह। तो जब ये ट्रायल्स समाप्त हो जाएंगे तो ये बच्चों को दिया जाएगा। जनरली ये देखा गया है कि मैंने 1 साल से 3 साल के बच्चों को नहीं होगा, 3 साल से ज्यादा बच्चों को होने की संभावना है, तो उसको दिया जाएगा ये टीका। ये डिपेंड करेगा कि ट्रायल कब समाप्त होती है। जैसे आपने ट्रायल पहले कर लिया
12 से 18 साल के बच्चों का, तो पहले उनको दिया जाएगा, फिर और ट्रायल्स किए जाएंगे। तो ट्रायल्स से ये प्रूव हो जाता है कि ये सेफ है और इफेक्टिव है। जी डॉक्टर वेद, बच्चों को टीकाकरण के लिए जितने भी पेरेंट्स हैं वो बहुत चिंतित हैं, लेकिन देखा गया है कि कई परिवार ऐसे हैं जहां पे अभी भी टीकाकरण जो है नहीं किया है लोगों ने और अभी भी उससे डर रहे हैं। क्या समझाना चाहेंगे आप, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है प्रोग्राम का। आज हमें इस देश को, पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना है कि एक हमारा पढ़ा लिखा समाज है। हम लोग किसी भ्रम में ना पड़े, किसी र्यूमर्स पे या किसी ऐसी चीजों में ना पड़े जो कि लोग कभी कभी, जो लोग खाली हैं वो ये र्यूमर्स फैलाते रहते हैं कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, वैक्सीन से वो हो जाएगा। वैक्सीन का बहुत बड़ा इतिहास है हमारे पास। जितनी वैक्सीन्स हैं, पहली चीज तो लोग ये पूछते हैं कि साहब मैं वैक्सीन लूं कि ना लूं, क्योंकि मैंने सुना है वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होता है। तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि ये सब वैक्सीन उतनी ही सेफ हैं जैसे हम लोग कई वैक्सीन पहले भी ले चुके हैं, चाहे वो चेचक के लिए हो, पोलियो के लिए हो। तो ये सेफ वैक्सीन है और सबको लेना चाहिए। पहली चीज, कौन सी वैक्सीन लेना चाहिए? सब वैक्सीन बिल्कुल जो 50% से ज्यादा इफेक्टिव हैं, वो आपकी रोग को ट्रांसमिशन में रोकने में मदद करेंगी। तो सभी वैक्सीन 19-20 हैं। जो वैक्सीन आपको मिलती है वो वैक्सीन आप ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद कोई स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत है? नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। आपको वहां वैसे वैक्सीन सेंटर में वो बोलते जरूर हैं कि आप आधे घंटे रुकिए, बट अदरवाइज वैक्सीन का, देखिए 33 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इससे बड़ी ट्रायल और क्या हो सकती है? ऐसी कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना की खबर नहीं आई है कि हाँ कोई एक आध आदमी को, जैसे अब मेरे को कोई बुखार आना था और साथ में मैंने वैक्सीन भी लगवा ली, तो आप कभी कभी वैक्सीन को ब्लेम करने लगते हैं। अदरवाइज वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, कुछ भी नहीं होता। छोटा मोटा जैसे दर्द वगैरह हो सकता है आपको, कि आपको बॉडी में एक हो गया, आपने पैरासिटामोल ले लिया, जैसे दूसरे वैक्सीन लेते हैं। हमने बहुत सारी वैक्सीन ली हुई हैं इंडिया में। जब हम लोग आर्मी में भर्ती होते हैं तो हम टाइफाइड की वैक्सीन लेते हैं, टिटनस का टीका लेते हैं, तो कितने सारे टीके, जब आपको डॉग बाइट होती है तो डॉग बाइट के लिए लेते हैं। तो ये वही वैक्सीन हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे बनाई गई हैं। बेसिकली प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हैं जनरली। अभी जो वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध हैं वो तो कोविशील्ड है, कोवैक्सिन है, स्पुतनिक है, आप सुन रहे हैं। एक आपने कैडिला की वैक्सीन आ रही है, डीएनए वैक्सीन, एक बायोलॉजिकल ई वैक्सीन है जो चीपेस्ट है, और एक अभी और एक IIL ने ऑस्ट्रेलिया से मिलके एक और वैक्सीन बनाया है जो कोडन। तो कई वैक्सीन हैं, बहुत बड़ी चॉइस होगी। एक और बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, माइंड वैक्स बना रहे हैं। ये इस पे मत जाइए, वैक्सीन के नाम पे मत जाइए, इनके फंक्शंस पे जाइए। जब ये बॉडी में जाती हैं तो ये एंटीबॉडी बनाती हैं। चाहे आप A वैक्सीन लीजिए, चाहे B वैक्सीन लीजिए, और सब ट्रायल के बाद ही मार्केट में आई हैं। तो ये ठोक बजा के इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये इफेक्टिव वैक्सीन है और इनका साइड इफेक्ट्स नहीं है। और एक पढ़े लिखे देश होने के नाते हमें पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि हम वैक्सीन लेने में सबसे अग्रणी हैं और हम इस जो बीमारी है इसको खात्मा करके रहेंगे और वैक्सीन लेके रहेंगे। जी, इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं गुरुग्राम से शकील अहमद। शकील जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर जी। नमस्ते। स्वागत के लिए धन्यवाद जी सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोरोना वायरस के 4 लाख केस आ रहे थे 2 महीना पहले, और अब जो है 50,000 से 40,000 पे आ गया है, तो ये 40,000 से नीचे क्यों नहीं आ रहे? मतलब ये 50 से 40 के बीच में ये कई दिन से 1-2 हफ्ते से। डॉक्टर ये कह रहे हैं बहुत अच्छा आपने बोला जी। ये फिर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था
कि वायरस है, अभी सोसाइटी में वायरस है। आपने आज ही न्यूज सुना होगा रशिया के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, अमेरिका के बारे में, और जहां ओलंपिक होने जा रहा है जापान के बारे में, कि वहां वायरस फिर से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक्टिविटी करेंगे या थोड़ा रिलैक्स होंगे, अब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। स्पेशली यंग लड़के हैं, वो सोचते नहीं यार कोरोना तो चला गया, अभी चलो पार्टी करते हैं। जैसा कि हमारे एंकर साहब ने भी बताया अभी कि हमें वो प्रिकॉशन रखना है, वो जो मास्क है, सैनिटाइजर है, 2 गज की दूरी है, और पार्टियों और जो एक भीड़ भाड़ के उससे बच के रहें जितना हो सके। तब वायरस है, आपका कहना बिल्कुल सच है कि 40,000 केसेस हो रहे हैं, क्योंकि वायरस गया नहीं है अभी। जी डॉक्टर, यहाँ मैं कार्यक्रम के अंत में एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोरोना हुआ है तो क्या वैक्सीन लेनी चाहिए या कितना इंतजार करना चाहिए? नहीं, प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल सेफ है वैक्सीन। ये पूरे ट्रायल्स हो चुके हैं। प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। बच्चों के ट्रायल्स जरूर हो रहे हैं अभी, बट बच्चों प्रेगनेंसी में भी ये टोटली सेफ है वैक्सीन। जी, और डॉक्टर अब कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि हमें कोरोना की तीसरी वेव, चौथी वेव, 5वीं वेव रोकना है तो हमें इससे बचने के वो सब उपाय जो हम लोग सबको मालूम है बट हम कर नहीं पाते, क्यों कि मास्क का यूज करेंगे तो इफेक्टिव यूज नहीं करेंगे। तो मास्क हमारे एक जीवन का अंग होना चाहिए। जैसे हम लोग हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, पहले लोग हेलमेट नहीं लगाते थे, अब दिल्ली में सभी लोग लगाते हैं। तो मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथ धोना है, 2 गज की दूरी है, और जिसमें मैं हमेशा ऐड करता हूं कि टॉकिंग एटिकेट्स, बातचीत करने के जो एटिकेट्स हैं, जैसे आप मिलें तो नमस्कार, और जब बातचीत करेंगे तो दोनों लोगों के पास मास्क होना चाहिए और फेस टू फेस बात कीजिए। मेरी ख्याल से सबसे ज्यादा कोरोना फैलता है जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, क्योंकि उस समय मास्क निकालते हैं। तो जहां तक हो सके अपने घर वालों के साथ तो ठीक है, जब भी कोई अनजान आदमी आता है तो उसका ख्याल रखें कि हम जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो फेस टू फेस बात ना हो। खाना रख लीजिए, वहां से ले जाइए और अलग अलग बैठ के खाइए। जी, डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी आज हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। डॉक्टर वेद, आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर सकते हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम से आपको कुछ न कुछ जिज्ञासाएं और शांत हुई होंगी, आपके अपने प्रश्नों का जवाब मिल ही गया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।